हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड 2022 में जिन भी अभ्यर्थियों ने राजभाषा के लिए अप्लाई किया है, तो उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि हमने आज के इस वीडियो में आपके लिए सामान्य अध्ययन और दैनिक समसामयिकी, जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं, जिसे कि आप दैनिक और मासिक रूप में पढ़ते हैं, तो इन दोनों के कुछ प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं। साथ ही साथ में इसमें मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण चीज आप लोगों के लिए क्या है कि यहाँ पे सामान्य अध्ययन का एक बहुत बड़ा एक भाग है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको उसकी अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो पहला प्रश्न जो कि हमारे दैनिक समसामयिकी, यानी कि हम बोल सकते हैं उसे जो हमारा मंथली करंट अफेयर है, उससे संबंधित है, जो कि है पंजाब की पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी का मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो कि अंडर आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 के तहत ये एक गैर कानूनी अपराध है। ओके, तो ये मानव तस्करी केस में दलेर मेहंदी, जो कि एक पंजाबी गायक हैं, कि कितने साल की सजा को बरकरार रखा है। इन्होंने इस कोर्ट में अर्जी डाली थी कि जो मेरी सजा है उसको कम कर दिया जाए, या फिर जो मेरे पर ये आपने सजा दी है मुझे, ये एक तरीके से सही नहीं है। तो पटियाला कोर्ट ने क्या बोला है कि आपकी सजा को हम बरकरार रखते हैं, जो कि निचली अदालत ने आपकी सजा को क्या करा है, 2 साल का बताया है। यानी कि 2 साल की जो आपको सजा दी है, उसके तहत हम आपकी सजा को क्या करते हैं, एक तरीके से बरकरार रखते हैं। तो ये क्या था केस, यहाँ पे देख लीजिए। तो 2003 में इन पे केस करा गया था, जिसके तहत यहां पे आप देख रहे हो मानव तस्करी के मामले में इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। तो यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मानव तस्करी से रिलेटेड संबंधित आपको यहां पे अनुच्छेद याद रखने हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आपको क्या मिल जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग 22 में भी आपको कई जगह देखने को मिल जाता है। तो यहां पे आप देख रहे हो, इसका उत्तर होता है 2 साल। दूसरा प्रश्न है, आईसीसी ने, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि उनको क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। तो यहां पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें डोपिंग मामला किस प्रकार से होता है। देखिए, एक है वाडा और एक है भारत में नाडा। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खेल होते हैं, उन सब में देखा जाता है कि जो खिलाड़ी है वो कुछ ऐसा दवाई या फिर कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ जो खाकर वो अपनी परफॉर्मेंस, ठीक है, जो भी वो खेल रहा है, जो भी प्रतियोगिता में वो है, उसमें एक अलग तरीके से ना प्रदर्शन कर पाए। ठीक है, उसमें वो ड्रग्स अगर लेगा तो औरों से सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, हालांकि ये गैर कानूनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझना है, वाडा जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये देखती है अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट कराती है, उनके मूत्र और उनके ब्लड का, उनके खून की जांच करके पता चलता है कि उन्होंने एक दिन पहले या फिर 24 घंटे पहले कुछ ऐसा पदार्थ तो नहीं लिया था जिसे हमने बैन करा हुआ, जिसे हमने प्रतिबंधित करा हुआ है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नाडा काम आती है, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर करती है और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करती है। तो यहाँ पे आपने समझना बहुत जरूरी है कि ये हो जाएगा आपका 10 महीने का। आईसीसी ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज पर क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। आई एग्जाम बी के द्वारा नाबार्ड ग्रेड 2022 के लिए यदि अगर आप राजभाषा का कोर्स लेते हैं और भी कोई अगर अन्य कोर्स लेते हैं, तो यहाँ पे आपको कोड NAB 42 डालना है, जिसके तहत जो भी हमारे प्राइजेस होंगे वहां पे कोर्सेज के सीधे सीधा 42%, 42% तक दाम आपके वहां पे कम हो जाएंगे, यानी कि आपको पूरा पे करने की जरूरत नहीं है।
केवल आप 42 NAV 42 अगर आप कोड लगाते हैं तो आपके जो प्राइजेस हैं, पूरे जो दाम हैं कोर्सेज के, वो 42% तक कम हो जाएंगे, जिसके तहत हम आपको लाइव क्लासेस देंगे। लाइव क्लासेस आपकी होती हैं डेली। प्रैक्टिस टेस्ट हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा, इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, हमारे द्वारा आपको गाइड करा जाएगा, ठीक है। और स्टडी मटेरियल्स भी, जो आपको पढ़ना है उससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपने जाना कहाँ पर है? हमारी वेबसाइट पे जाना है, दिए हुए नंबर पे कॉल करना है अधिक जानकारी के लिए। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, यदि वो बच्चे जिन्होंने पिछले बार भी राजभाषा का दिया था, किसी वजह से वो नहीं हो पाए या उनका रिजल्ट में किसी प्रकार से नाम नहीं आ पाया, तो यहाँ पे उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है अगर कि इस बार वो निकाल सकते हैं तो ज़रूर हमारे कोर्स को लीजिए। लेने से आपका जो तैयारी है वो एक कदम और आगे हो जाएगी। किसी वजह से आप पिछले बार नहीं हो पाए थे तो इस बार होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ यही है, ठीक है। अगस्त 14 से हमारी पहली इंट्रो क्लास है, पहली क्लास है, तो ध्यान रखिएगा आप कि अगस्त 14 से पहले आपको एडमिशन कराना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप शुरू से पढ़ पाएं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है? जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट होती है, जिसके तहत पता चलता है किसी देश में जो एक लड़का है और एक लड़की है, स्त्री और पुरुष के बीच में कितना असमानताएं हैं किसी देश में, तो ये पता चलती है, जिसमें जो जितना नीचे स्थान पर होगा वो उतना ही खराब प्रदर्शन करेगा। तो यहाँ पे आपको समझना क्या जरूरी है कि भारत का जो स्थान है वो 135वां है। आगे इससे रिलेटेड, इससे संबंधित मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं। तो यहाँ पे दो चीजें आपने याद रखनी है कि जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो यहाँ पे जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक फोरम, ठीक है। इसमें भारत क्या था? 146 देशों में 135वें स्थान पर है, यानी कि भारत का जो स्थान है बहुत निंदनीय है। भारत का जो यहाँ पे रैंक आई है बहुत ही निंदनीय है, भारत को इसमें सुधार करना पड़ेगा। तो भारत का जो स्कोर आया वो आया 0.629। स्कोर इसका होता है 0 से लेकर 1 तक, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। भारत का स्कोर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये 16 सालों में भारत का 7वां सबसे बड़ा स्कोर है, 7वां सबसे बड़ा स्कोर, यानी कि भारत अभी तक इसके आसपास ही रहा है। भारत में जेंडर गैप जो है बिल्कुल आज की डेट में सही नहीं है, निंदनीय है। सरकार को इसके ऊपर कार्य करने की बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। विश्व युवा कौशल दिवस, तो विश्व कौशल युवा कौशल दिवस इसका क्या है? दैट इज 15 जुलाई। यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज पे ध्यान देना है, दैट इज 15 जुलाई यहाँ पे आपका आंसर होगा। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि हमारे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं और किसकी याद में मनाते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? यह मनाता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारत के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत की ख्याति, भारत के धर्म को बहुत दूर दूर तक पहुंचाया। इनके बारे में तो कथन आपको पता ही होगा, शिकागो का, जब इनका भाषण सुनने के बाद 2 घंटे इनका भाषण चला, इसको सुनने के बाद, जो कि विश्व धर्म सम्मेलन था, अंत में इन्हीं का भाषण था और पूरा जो एक तरीके से सभागार था, सभा हॉल था, वो तालियों की आवाज से क्या करा? गूंजने लगा। तो ये इनके बारे में ऐसा बोला जाता है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी व्यक्ति हाल ही में जिनका निधन हुआ है वो किस चीज से संबंधित थे वो आपने जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? दैट इज विजेंद्र कुमार सिंघल। ये भारत में क्या है? इंटरनेट क्रांति के जनक हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इन्होंने किस चीज की स्थापना करी थी? तो ये है BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। BSNL से आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। BSNL क्या है? एक अलग मुद्दा है।
ये है आपका VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो ये इसके चेयरमैन भी रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी, अभी मैंने कल करंट अफेयर में आप लोग को पढ़ाया था, डेली करंट अफेयर होता है हमारा, आपको पता है मैं ही लेता हूं डेली करंट अफेयर। तो डेली करंट अफेयर से आपको फायदा होगा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स की। तो मैं एग्जाम स्पेसिफिक, एग्जाम के तौर तरीकों के हिसाब से ही हमारा दैनिक समसामयिकी का वीडियो बनाता हूं, करंट अफेयर का वीडियो बनाता हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वो देखते हो तो जरूरी, मैं गारंटी देता हूं आपको वहां पे कई क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे अपने एग्जाम्स में। तो विजेंद्र कुमार सिंघल हमारा सही उत्तर होता है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, पहली बात तो मैं आपको बता दूं ओला क्या है, कभी ना कभी आप लोगों ने प्रयोग करा होगा। ओला एक ऐप आधारित ऐसी वेबसाइट है या फिर ऐसा एप्लीकेशन है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमको निम्न फेयर में, हमको निम्न किराए में एक गाड़ी करके देता है, एक 4 पहिया वाहन करके देता है, 4 व्हीलर कार करके देता है। तो ये हमको सुगम बनाता है, हमारी जो यात्रा को है सुगम बनाता है। इनकी एक और कंपनी है, एक और नहीं, इनकी 2 और कंपनी है। एक कंपनी तो इनकी ओला स्कूटर बना रही है, जो इनका बना रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर। दूसरा इनका क्या बना रही है? दूसरा इनका फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि लोगों को फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। वर्तमान में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कितने करोड़ का इनके ऊपर क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। तो 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस कारण से लगाया है? तो यहाँ पे इन्होंने KYC, जिसे हम बोलते हैं नो योर कस्टमर नामक एक प्रक्रिया होती है, एक गाइडलाइन होती है, जो कि RBI बोलता है कि आपने इसको फॉलो करना है। तो वो इन्होंने क्या नहीं करा? फॉलो नहीं करा। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि इन्होंने किस वजह से इनके ऊपर ये लगा है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा कि जो दिशा निर्देश हैं KYC के दिशा निर्देश, जो गाइडलाइन है, इनको इन्होंने फॉलो नहीं करा। अगला है, टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शहर है? किस देश की राजधानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शहर में आता है? तो यहां पे स्कॉटलैंड की राजधानी को दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर में चुना गया है। तो ये आपका उत्तर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लोगों ने इस चीज को ध्यान देना है। तो टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स ये हो गया आपका। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर किसका है ये भी याद रखना। दूसरा नंबर है शिकागो का, जो कि अमेरिका में पड़ता है। तीसरा है मेडलिन, जो कि कोलंबिया में पड़ता है। और चौथा है ग्लासगो कहां पड़ता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, तो यहां पे भारत के 2 शहर हैं जिनका स्थान आया है, जो कि बहुत अच्छा स्थान भी है। तो मुंबई को 14वां स्थान दिया गया और दिल्ली को 26वां स्थान दिया गया है टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स में। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित तथ्य मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। अगला, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत यानी कि पोस्टह्यूमसली सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम भी बोलते हैं कई जगह से, तो सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो वो देश कौन सा है? वो खुद उनका देश जापान है। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, 10 साल तक ये इसके प्रधानमंत्री रहे थे, फुमियो किशिदा, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री थे। किस वजह से थे? क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी, इन्होंने अपना सारा का सारा जो शक्तियां हैं, जो पद थे, वो फुमियो किशिदा को दे दी थी। जापान लिबरल पार्टी से ये संबंधित रखते हैं। जापान की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी येन। जापान की जो यहाँ पे ये करेंसी है, ये इनकी मुद्रा है। राजधानी इनकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी टोक्यो, जो कि विश्व की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है, जनसंख्या वाली राजधानी भी है। ओके, तो यहाँ पे इस चीज को आपने ध्यान देना है। अगला, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए
बताने हेतु लुक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया है। प्रयोग का मतलब इन्होंने एक तरीके से उस चीज को करके देखा है, उस चीज पे स्टडी करने के लिए, उस चीज पे अध्ययन करने के लिए दो तीन चीजों को आपस में मिलाया है, प्रयोग करा है। तो ये कौन सा देश है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, जो ये काम करते हैं, जो पर्टिकुलरली ये लोग क्या भेजते हैं, अपने सैटेलाइट्स भेजते हैं, उपग्रह भेजते हैं, तो ये इनकी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, स्पेस कंपनी, स्पेस एजेंसी, जिसे हम बोलते हैं नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जापान की है जाक्सा, ठीक है। रूस की रॉस कॉसमॉस, चीन की CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और भारत की आपको बताए इसरो, और यूरोप की सभी यूरोप के जो 23 कंट्रीज हैं उसकी अकेली एक स्पेस एजेंसी है। वहां पे हर देश की अपनी अपनी नहीं है, तो वो कौन सी है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपको भारत के अनुच्छेद 279A में यानी कि क में देखने को मिल जाएगा। क में जो क होता है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको एक और चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे कि भारतीय अनुच्छेद 19(1)A यानी कि 19(1) के अंतर्गत भारतीयों को झंडा फहराने की पूरी अनुमति दी गई है। और आजादी के अमृत महोत्सव पर 2 अगस्त में नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात, जो उनका एक तरीके से FM रेडियो में आता है, जो उनका एक तरीके से सीरियल आता है, आप ये कह सकते हो, प्रोग्राम आता है, उसमें कहा था उन्होंने कि 13 से 15 अगस्त में मैं ये निवेदन करता हूं आप सभी से कि आप लोगों ने अपने घर के छत में झंडे को फहराना है। 20 करोड़ घर का हमारा लक्ष्य रखा गया है, और 20 करोड़ घर के हिसाब से यहाँ पे 50 करोड़ ऐसे हो जाएंगे व्यक्ति जो झंडे को फहरा रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट 2 तारीख को ये क्यों बोला? क्योंकि 2 तारीख को जिसने हमारा झंडा बनाया था, नेशनल फ्लैग जिसने हमारा बनाया था, पिंगली वेंकैया, उनकी जयंती होती है। इसी वजह से यहाँ पे क्या बोला गया है, इस कैंपेन को क्या बोला गया है? हर घर तिरंगा, जिसके तहत 3 दिन तक आपको अपने घर में झंडा फहराना है। ये आपसे निवेदन करा गया है, ये जरूरी, आपको ऐसा नहीं बोला है कि आपको करना है। और यहाँ पर झंडे फहराने के जो नियम होता है उसको भी बदल दिया गया है। पहले झंडा आप सूर्यास्त के बाद नहीं फहरा सकते थे, अब आप सूर्यास्त के बाद भी फहरा सकते हैं। 24 के 24 घंटे आप लगा सकते हो। और यहाँ पर जो हमारे पोस्ट ऑफिस रहेंगे वो क्या करेंगे? झंडों की बिक्री करेंगे, कपड़े वाले झंडों की बिक्री। और निवेदन करा जाता है कि प्लास्टिक वाले झंडों को ना खरीदें और ना ही उनको लगाएं, उनका प्रयोग कम करें। प्लास्टिक का प्रयोग कम करेंगे, उससे हमारी पृथ्वी बच सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 0% का GST देखने को मिलेगा, यानी कि कोई GST नहीं है। GST के आपको 5 स्तर देखने को मिलेंगे। 0%, फिर आपका 5%, फिर आपका 12%, फिर आपका 18%, फिर आपका यहाँ पे 24%। ये आपके क्या हैं? GST के स्लैब हैं, GST के क्या है, एक तरीके से परतें हैं। GST इतने इतने में ही लग सकती है। तो गाइज यहाँ पे आपने देखा हमारे 10 प्रश्नों को मैंने आप लोगों को कैसे बताया, उससे संबंधित मैंने आपको अन्य तिथियां भी और अन्य तथ्य भी आपको बताए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। करंट अफेयर का वीडियो आपने डेली रोज 8 बजे देखना है, उससे आपने अपने नोट्स बनाने हैं, तैयारी करनी है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।